गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए कुछ बातें बता देता हूं मैं। अभी तुम्हारा जुलाई में जेईई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद तुम्हारा एडवांस का एग्ज़ाम आने वाला है। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, और जैसा कि मैंने पिछले ईयर्स में मेंस और एडवांस में देखा है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कंटिन्यू बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन टॉपिकों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो जिससे कि तुम्हारी रैंक बहुत बढ़िया आ जाए, तुम्हारा बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाए। तो अपन इसे कैसे हमें इन टॉपिकों को अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं ये मैं तुम्हें वीडियो की फॉर्म में देने वाला हूं, और इन वीडियो को अच्छे से देखें। इन वीडियो को देख करके पूरा इन टॉपिकों को सीख लें। वीडियोस को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शिव के चौहान एसकेसी सर के नाम से। तो आज मैं वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो ले रहा हूं उसमें हार्डनेस ऑफ वाटर को डिस्कस करने वाला हूं, मतलब जल की कठोरता क्या होती है। तो मैं एक बार तुम्हारे माइंड में डायग्राम बैठा देता हूं, और मैं तुम्हें यह बात बिल्कुल कंफर्म के साथ बोल देता हूं कि भाई इसका क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो इसलिए बहुत बढ़िया से इसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। और जो अगले साल देंगे जेईई 2021 में, उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो लोग भी इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अब हमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग आज वीडियो में लेने जा रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर हमें लग रहा है कि इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। तो ये जल की कठोरता में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है और इसको हमें कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। पहला हम लोग जल की कठोरता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, दूसरे में जल की कठोरता को दूर कैसे करेंगे, और तीसरे वाले में पढ़ेंगे हम लोग कि जल की कठोरता की गणना कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला हमारा वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जल की कठोरता क्या होती है, कठोर जल क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहला मैं तुम्हें यहाँ पर जो जल की कठोरता लिखी हुई है हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें कठोर जल की परिभाषा बताता हूँ। तो कठोर जल वो जल होता है जो साबुन के साथ या डिटर्जेंट के साथ आसानी से झाग नहीं देता, यानी कि जो आसानी से झाग नहीं देता साबुन के साथ, उसे कठोर जल कहते हैं। और जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है उसे मृदु जल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कठोर जल वो जल है जो अपन साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। तो हम लोग इस बात को लिख सकते हैं, कठोर जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। कठोर जल कहलाता है। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है कि भाई कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता? इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, जरा ध्यान देना। तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री में सतह रसायन में तुमने पढ़ा था कि जो मिसेल्स होती हैं वो अपन मिसेल्स एक प्रकार से साबुन ही है। वो तुम्हें पता भी होगा उनका क्या एक्शन होता है, उनका क्या कार्य होता है। जितनी भी हमारे पास में यानी कि डस्ट होती है, जितनी मिट्टी होती है, जितनी ग्रीस होता है, उसको रिमूव करने का काम होता है, मतलब जो गंदगी होती है उसे रिमूव करने का काम होता है। वो अपन वहाँ पे मिसेल्स में हम लोग पढ़े थे। वैसे ही हम लोग जो साबुन जो लेते हैं, जब हार्ड वाटर में डालते हैं, तो जो साबुन होते हैं वो हार्ड वाटर में जैसे ही डालेंगे तो साबुन अपना प्रॉपर एक्शन नहीं दिखा पाएगा, साबुन अपना पूरा कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि साबुन में जो सोडियम स्टेरेट होता है ये और हार्ड वाटर के जो कैल्शियम और +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन है रिएक्ट कर लेते हैं और एक अवक्षेप बना लेते हैं। तो साबुन का एक्शन खत्म हो गया, क्योंकि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन है। फिर से ध्यान दें, जो अपन कठोर जल में कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन है वो साबुन के स्टेरेट आयन के साथ में अवक्षेप बना लेता है, और उस कारण से साबुन अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता, साबुन उसके साथ झाग नहीं दे पाता। तो लिख लीजिए, तो यहां पर लिख सकते हैं कठोर जल में कैल्शियम +2 आयन, मैग्नीशियम +2 आयन सोडियम साबुन के स्टेरेट आयन के साथ अवक्षेप बना लेता है, इसलिए ये कार्य
नहीं कर पाता, इसलिए अपन जो है यहाँ पर साबुन जो है अपना पूरा कार्य नहीं कर पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सोडियम स्टेरेट होता है उसका फार्मूला होता है हमारे पास C17H35COONA, और इसमें मैंने कैल्शियम +2 आयन या मैग्नीशियम +2 आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि कठोर जल में होता है, ये कठोर जल में रहता है, ठीक है। और इसे जैसे मिलाता हूँ तो यहाँ पर मिल जाता है मुझे C17H35COO ट्वाइस Ca और Mg+2Na+। इसलिए जो है वो अपन ये कार्य नहीं कर पाता, इसलिए अपन साबुन जो है वो आसानी से झाग नहीं दे पाता, साबुन जो है वो कठोर जल के साथ आसानी से झाग नहीं दे पाता। तो अपन को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता वो कठोर जल है, और जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता वो मृदु जल है। और अपन साबुन अपना काम क्यों नहीं कर पा रहे कठोर जल के साथ, क्योंकि साबुन में जो स्टेरेट आयन है वो अपन कठोर जल के अंदर जो कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन होंगे उसके साथ में अवक्षेप बना लेगा, और इसलिए वो अपना पूरा कार्य नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान ये भी रखें कि जल की कठोरता होती क्यों है, जल की कठोरता किसके कारण होती है, जल कठोर क्यों होता है। तो जल इसलिए कठोर होता है क्योंकि जल के अंदर कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जल की कठोरता का कारण, यानी कि जल कठोर क्यों होता है। तो अपन यहाँ पर लिख लीजिए, जल की कठोरता, जल की कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम +2 आयन या मैग्नीशियम +2 आयन के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। जल की कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम +2 आयन या मैग्नीशियम +2 आयन के क्लोराइड, सल्फेट या बाइकार्बोनेट के कारण होती है। इसके कारण हमारे पास जल कठोर होता है। यानी कि जल जो कठोर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जल के अंदर जो हमारे पास में कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम +2 आयन के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, या क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं, या सल्फेट होते हैं। इसके कारण जल जो है वो कठोर जल होता है। तो कठोरता इसलिए होती है क्योंकि जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है, या फिर जल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर सल्फेट होते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, जल की कठोरता के कारण ऐसा क्या हो जाता है कि जल हमारे पास में ज़्यादा सुटेबल नहीं होता। एक बात और ध्यान दो, जिस जल में ये अपन आयन प्रेजेंट होते हैं यानी कि कठोर जल होता है, वो कभी भी जो वॉशिंग है, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज़ नहीं होता, कपड़े धोने के लिए यूज़ नहीं करते हम उसे। दूसरी बात, ये जो बॉयलर होता है उसमें भी स्केलिंग कर देता है, बॉयलर के अंदर स्केल क्रिएट कर देता है। स्केल से क्या होता है, बॉयलर की इफिशिएंसी कम हो जाती है। बॉयलर जानते हो ना, जिसमें हम लोग चीज़ें गर्म करते हैं, तो उसकी जो इफिशिएंसी वो कम हो जाती है क्योंकि अंदर जो है वो अपन सफ़ेद सफ़ेद करके हमारे पास स्केलिंग हो जाएगी, अंदर जमा हो जाएगा, डिपोजिशन हो जाएगा। जैसे हम लोग कई बार अगर गीजर देखोगे तुम, तो गीजर जो लगा रहता है उस गीजर को अगर कभी कुछ दिनों बाद, मतलब 5 साल 6 साल बाद देखो कभी ओपन करा के, तो अंदर व्हाइट कलर की पूरी स्केलिंग जम जाएगी। उसके अंदर सोल्ट के अपन पे जो सोल्ट हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं उसकी दीवारों पर, और वो अपन पे काम का नहीं होता, मतलब वो खराब हो जाता है। मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉयलर की दक्षता को कम कर देता है, और ये धावन के लिए यानी कि धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो अपन लिख सकते हैं ये धोने के लिए उपयुक्त नहीं होता, एवं इससे बॉयलर की दक्षता भी घट जाती है। इसका कारण, क्योंकि कठोर जल में उपस्थित लवण स्केल के रूप में
जमा हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी कि ये जो वाटर है हमारे पास में, जो कठोर जल है, ये कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बॉयलर के अंदर भी जो हमारे पास में स्केलिंग कर देता है, इसलिए हम लोग इसे ज़्यादा अपन पे यानी कि सुटेबल जल नहीं मानते। और हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं जल की कठोरता। तो हमने अभी पढ़ लिया है जल कठोर क्यों है और जल की कठोरता हमारे पास में किस तरीके से यहाँ पर उपस्थित है। अब हम लोग अगला वाला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जल की कठोरता के प्रकार। तो अपन हेडिंग डाल लीजिए, कितने प्रकार की होती है जल की कठोरता, ये बात हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अपन हेडिंग डाल लेंगे जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता के प्रकार। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है। नंबर एक जल की कठोरता दो प्रकार की है। फर्स्ट वन हम लोग लेंगे अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, इसे इंग्लिश में हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस बोलेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस। और दूसरा है हमारे पास स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक पहली वाली हार्डनेस को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरी वाली हार्डनेस को डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग बताएंगे कि हार्डनेस जो हमारे पास कठोरता उसको कैसे दूर करते हैं। तो पहले मैं सबसे पहले जो अस्थायी कठोरता है इसको बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में लिखने जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसके दूर करने की विधि बताऊँगा। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं परमानेंट हार्डनेस के बारे में डिस्कस करूँगा, उसकी विधि के बारे में डिस्कस करूँगा। तो पहला डिस्कस कर देता हूँ मैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है ना। तो अस्थायी कठोरता क्यों होती है, यह है कैल्शियम प्लस टू आयन और या मैग्नीशियम प्लस टू आयन के घुलनशील बाइकार्बोनेट के कारण होती है। बाइकार्बोनेट लिख भी दिया मैंने, के कारण होती है। यानी कि हम लोग इसको ध्यान देंगे यहाँ पर कि अपन जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, जो हमारे पास कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुलनशील बोलेंगे हम लोग। यहाँ पर थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ, घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होते हैं। इसके कारण जो है वो जल जो है वो हमारे पास में कठोरता दर्शाता है, और इस तरह की कठोरता को क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता। अब हम लोग अस्थायी कठोरता को कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। अस्थायी कठोरता को हम लोग जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं, और जल को अगर हम लोग उच्च तापमान पर अगर गर्म कर देंगे तो अस्थायी कठोरता दूर हो जाएगी। तो फिर से समझ लीजिए, जो अस्थायी कठोरता होती है वो अपन घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है, और उसे हम लोग उबाल कर दूर कर सकते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। लिख लीजिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। किस तरीके से दूर करते हैं हम लोग बेटा, दूर करने की विधि कैसे करेंगे, अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे वो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली विधि हमारे पास है उबालकर। कैसे हम लोग दूर करेंगे, उबालकर, बॉयल करके। तो बॉयल करके क्या होता है कि जितने भी बाइकार्बोनेट हैं वो अपन गर्म करने पर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से जो हमारे पास जल के अंदर कठोरता है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही कार्बोनेट बनेंगे, बाइकार्बोनेट घुलनशील होते हैं, तो मैं पता भी है, मैंने नोट्स में कई बार बताया है कि बाइकार्बोनेट घुलनशील होते हैं, और जब हम लोग उन्हें गर्म करते हैं तो वे कार्बोनेट में बदल जाएंगे या हाइड्रोक्साइड में बदल जाएंगे, जो कि अवक्षेप है।
और अवक्षेप को हम लोग छान करके अलग कर देंगे और हमारे पास जो छनित है, जो नीचे पार्ट आएगा यानी कि वाटर आ जाएगा, एक पार्ट तो हमारे पास अलग हो चुका और जो नीचे अपन पे यानी कि फिल्ट्रेट आ रहा है हमारे पास में वो होगा मृदु जल और उसको हम लोग प्रयोग में लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उबालकर, तो लिख सकते हैं उबालकर होता क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ऐसे लिख दिया मैंने, या ऐसे लिख ही देता हूं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उबालने पर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उबालने पर, यहाँ भी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसे लिख देता हूँ बेटा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला। उबालने पर कार्बोनेट एवं हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार जल की कठोरता दूर हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या करा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया, उबाल दिया, उबालना। ठीक है, उबालोगे तो क्या हो जाएगा, कार्बोनेट बदल जाएगा। अच्छा, ये घुलनशील है और ये घुलनशील है, ध्यान रखना है। ये अपन उबाल देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से अवक्षेप बन जाएगा और इसे हम लोग छान करके यानी कि अलग कर देंगे और हमारे पास में नीचे जो है वो साफ जल यानी कि मृदु जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर उबालेंगे तो हमें कार्बोनेट नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है, अगर हम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को उबालेंगे यानी कि जल में जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है अगर उसे गर्म करेंगे तो कार्बोनेट नहीं मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड मिलेंगे। इस बात को ध्यान देना है। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी ये हमारे पास हो गया MgO वोल्टाइज प्लस CO2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। इस बात का ध्यान देना है कि इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता मैग्नीशियम कार्बोनेट से कम होती है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है, ना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ। उबाल करके हम लोग क्या करेंगे, अपन कार्बोनेट में कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। और अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्यों बन रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलेयता जो अपन विलेयता है वो अपन मैग्नीशियम कार्बोनेट से कम होती है। तो यहाँ पे लिख लेना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता मैग्नीशियम कार्बोनेट से कम है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित होता है, ये बात ध्यान देनी है। अब ये तो समझ में आ गया। अभी मैंने पहले बता दूं फिर से कि हम लोग अगर मान लिया हमारे पास में कभी भी कठोर जल है तो उसके अंदर हमारे पास दो प्रकार की कठोरता होती है। एक हमारे पास में अस्थायी कठोरता, एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो होती है वो बाइकार्बोनेट के कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है, जबकि स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण होती है। हालांकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ अस्थायी कठोरता का भी डिस्कशन कर रहे हैं। अस्थायी कठोरता में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो गर्म करने पर एक तो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम लोग यहाँ पर छान करके अलग कर पाएंगे क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होता है। और दूसरे में हम लोग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, वो हाइड्रोक्साइड अपन छान करके अलग हो जाएगा अवक्षेप के रूप में, और दूसरा हमें यहाँ पर नीचे मृदु जल मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दूसरा हमारे पास ध्यान देना है, दूसरी हमारे पास विधि कौन सी है, दैट इज क्लार्क विधि। तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया मैंने, क्लार्क्स विधि, क्लार्क्स मेथड
ये विधि, ठीक है। ये विधि क्या है, हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड मिलाकर, ये विधि भी अस्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होती है, अस्थायी कठोरता के लिए प्रयुक्त है, अस्थायी कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। हम कैसे करेंगे दूर इसे, ध्यान देना बेटा। अपन ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तब अपन उपयुक्त होगी क्योंकि तुम्हें पता है कि जो हमारे पास कठोर जल होता है उसमें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा है तो उबाल नहीं सकते उसे, बहुत ज़्यादा मात्रा तुम्हारे पास है मान लिया तो हम उबालेंगे कैसे, तो फिर हमारे पास एक ही मेथड है कि उसमें कोई केमिकल मिला दो, और वो केमिकल हमारे पास में क्या है यहाँ पर स्लैग्ड लाइम, ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है। तो हम इसे अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसके अंदर डाल देते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी हमारे पास कठोर जल के अंदर बाइकार्बोनेट होंगे उनके साथ रिएक्ट कर लेगा और इस तरीके से उसके अंदर से रिएक्ट करने के बाद में अवक्षेप बना लेगा, और बेअवक्षेप जो है छानने पर अलग हो जाएगा अवक्षेपित भाग और हमें साफ जल मिल जाएगा, मृदु जल मिल जाएगा। तो अपन क्लार्क विधि में कैल्शियम बाइकार्बोनेट को रिमूव करने के लिए हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। ये रिएक्शन बड़ी काम की भी है, हमें कई बार अपन जो हार्डनेस के क्वेश्चन है वहाँ पर करने में प्रयुक्त भी होगी, तो इसलिए अपन ध्यान भी रखें। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाए तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2CaCO3 प्लस H2O, ये हमारे पास देख सकते हो अवक्षेप बन गया, और इस अवक्षेप को हम लोग छान करके अलग कर लेंगे और हमारे पास नीचे जो है वो मृदु जल आता जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, अगर मैं इसमें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हमारे पास जल के अंदर अगर है और मैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दूं, ये देख सकते हो, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देख सकते हो ये प्रेसिपिटेट आउट हो गया, प्लस CaCO3 यहाँ पर और प्लस H2O। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कठोरता है वो दूर होती जाएगी क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेपित होकर अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अपन पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलग हो गया। जब ये रहे ही नहीं हमारे पास, यानी कि जब ये अवक्षेप अलग हो गए और बाइकार्बोनेट क्योंकि कार्बोनेट में बदल गया और तो फिर तो जल जो है वो हमारे पास में मृदु जल बन गया। इस तरीके से हम लोग अस्थायी कठोरता को दूर करते हैं। तो अपन इस वीडियो को अपन अच्छे से देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शिव के चौहान SK सर के नाम से। तो अपन बढ़िया से हमने ये पढ़ लिया होगा और हम लोग पूरा अच्छे से देख लें और अच्छे टॉपिक को एंजॉय करें। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे हम लोग जो हमारे पास में स्थायी कठोरता उसको कैसे दूर करते हैं, और फिर पढ़ेंगे हम लोग कठोरता की ज्ञात करने की विधि यानी कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सीखेंगे बाकी चीज़।